हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग CDPO जो कि GS पेपर 2 का आज एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आगामी 67वीं BPSC एग्ज़ाम में इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है और आप अपने प्रिपरेशन को किस प्रकार और बेहतर कर सकते हैं इस प्रश्न को देखकर। चलिए फ्रेंड्स एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को बता दें कि GS पेपर 2 में 300 नंबर का होता है जिसमें कि 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन में से 3 करने हैं, दूसरे सेक्शन में से 4 में से 3 करने हैं और तीसरे सेक्शन में से 4 में से 2 करना है। तो फ्रेंड्स बता दें कि आपका पहला सेक्शन जो है उसमें आपको पॉलिटी मिलेगा, दूसरा सेक्शन खंड ख है जो उसमें आपको इकोनॉमी ज्योग्राफी प्लस बिहार स्पेशल मिलेगा और तीसरा खंड जो है उसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। पहला क्वेश्चन है कि एक राज्यपाल को संविधान की भावना के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, ना कि केंद्र के एक एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा करिए। तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले बार मतलब एक साल छोड़ के एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछला बार राष्ट्रपति से पूछा तो इस बार राज्यपाल से पूछ रहा है। मतलब कि आपको राष्ट्रपति राज्यपाल के बारे में बस 2 ही क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है क्या यह रबर स्टाम्प है वो, और दूसरा राज्यपाल के बारे में पूछा जाता है क्या यह एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स आपको अगर इसका उत्तर जानना है तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप पॉलिटी सेक्शन में इसका आंसर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम दूसरा क्वेश्चन पे बात करें। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अध्यादेश को फिर से लागू करना संविधान के साथ एक धोखा है और लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रियाओं का विनाश है। अध्यादेशों के लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी का मूल्यांकन करें। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। तो विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति होती है जब विधायिका नहीं हो, केंद्र में संसद में नहीं हो, तो क्या करते हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अगर बार बार अगर केंद्र सरकार, क्योंकि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो है वो कहीं ना कहीं जो केंद्र का सत्ता पार्टी होता है उसी का रहता है, उसी पार्टी का वो रहता है। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा हस्तक्षेप देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा सा ये क्रिटिक्स उठता है कि अध्यादेश जो है मतलब जो आगामी जो वहाँ पे केंद्र में जो सत्ता है वो अपने मनमानी करने के लिए अध्यादेश जारी करवाता है, उसी पर टिप्पणी किया गया। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सकारात्मक कुछ उदाहरण देने हैं जिसमें कि आपको इसमें नकारात्मक दिखाना है, लेकिन इसको अंत में आपको सकारात्मक ही लिखना है कि अध्यादेश जो आर्टिकल 123 में जो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है वो कहीं ना कहीं औचित्य है और जो मतलब संसद जो संविधान का ढांचा है उसको मूल रूप से बनाए रखता है। चलिए फ्रेंड्स अब तीसरा क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद जजों द्वारा नौकरी की इच्छा सेवानिवृत्ति के पुनर्निर्णयों को प्रभावित करती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो न्यायालय है उससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो न्यायिक सक्रियता के बारे में पूछा जाता है, एक क्या न्यायपालिका का किस प्रकार से सिस्टम है उसके बारे में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन है कि जो मतलब कि कोई भी होते हैं संस्थान में तो क्या होता है कि बाद में जब जज रिटायर होते हैं तो कहीं ना कहीं उसको एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है। तो उसके बारे में पूछा गया है कि क्या अगर वो नियुक्ति होता है तो उसका जो मेंटलिटी है, जो पहले उसका भावना था, क्या उसको पक्ष मतलब फिर से अफेक्ट करेगा या नहीं, आपको इसके बारे में उत्तर लिखना है। चलिए फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि चुनावों का स्टेट फंडिंग एक अच्छा विचार क्यों नहीं है, चर्चा करिए। तो चुनावों का एक स्टेट फंडिंग अच्छा क्यों नहीं है इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से लिखना है। तो फ्रेंड्स मिला जुला कर अगर देखा जाए पॉलिटी सेक्शन से तो पहला क्वेश्चन तो नॉर्मल था जो पूछा जाता था, जो ट्रेंडिंग था। जो दूसरा, तीसरा और चौथा ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो ट्विस्ट है और मतलब कि जो पहले के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे थोड़ा सा हट कर है। तो मतलब आपको भी अपना तैयारी जो है एकदम डायनेमिक करना है। और दूसरी बात कि इसमें देखिए फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा, थोड़ा सा करंट से भी मुद्दा पूछा गया। तो आपको मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है आपको भी उस पर चर्चा करना चाहिए और उसको देखना चाहिए। और फ्रेंड्स अभी जो हाल में 103वां संविधान संशोधन मतलब EWS के बारे में जो पारित हुआ, संवैधानिक माना गया है 3-2 से, तो कहीं ना कहीं आप उसको भी तैयार करके जाए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब दूसरा सेक्शन का बात करें। जैसा कि पहले भी बताया कि दूसरा सेक्शन में आपको इकोनॉमी ज्योग्राफी प्लस बिहार स्पेशल को देखने का क्वेश्चन मिलता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक वृद्धि एवं जनसंख्या वृद्धि एक दूसरे के प्रतिगामी होते हैं, क्यों और कैसे? क्या यह
भारत के संबंध में भी सत्य है। तो फ्रेंड, जब भी आप इकोनॉमिक पढ़ते हैं तो उसमें आर्थिक वृद्धि और जनसंख्या, कृषि ये ना पढ़े तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़े हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसका उत्तर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि पूर्व योजना आयोग की तुलना में वर्तमान नीति आयोग की कार्यकारी नीति की अधिक प्रभावशीलता का तार्किक विश्लेषण करिए। तो मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि जो पहले वाला तो खराब था और अभी वाला अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आपको उत्तर में ये नहीं बोल सकते हैं, आप बोलिएगा कि वो अपने समय में अपने हिसाब से वो भी बढ़िया कार्य किए हैं, लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आगे भी आपको बताना है कि और इसको और कैसे बेटर किया जा सकता है और सरकार इसको बेटर करने के लिए क्या क्या स्टेप उठा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको निगेटिव या क्वेश्चन में अगर नकारात्मक क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसका भी उत्तर सकारात्मक रूप में लिखना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विकेंद्रीकरण न केवल संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करेगा, अपितु महानगरीय तथा नगरीय केंद्रों में और आसपास बढ़ते जनसंख्या दबाव को भी कम करेगा। क्या आप सहमत हैं? तो फ्रेंड्स, एक देख लीजिए, पिछला भी क्वेश्चन में मैंने सीडीपीओ का पेपर में डिस्कस किया तो वहाँ भी विकेंद्रीकरण के बारे में पूछा गया। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये गांधी जी का योजना है। गांधी जी चाहते थे विकेंद्रीकरण हो, कुटीर उद्योग हो। तो मतलब ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको हर समय आपको मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। मतलब इसमें सारे पे लिखना। बिहार भारत का धान का कटोरा। तो मतलब यहाँ लिखना है कि बिहार धान में सबसे अग्रणी कैसे है। ऐसे कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा धान जो है पश्चिम बंगाल में ही होता है, लेकिन भारत भी जो बिहार है वो भी कहीं पीछे नहीं है। तो आपको उसके बारे में आपको लिखना है कि किस प्रकार है। आपको पता होगा कि जो दक्षिणी साइड है वहाँ पे धान की खेती ज़्यादा होता है, उत्तरी साइड तो बाढ़ में ज़्यादा संलिप्त होता है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में आपको ज़्यादा देखना। दूसरा इसमें पूछा गया कि बिहार का मधुबनी हस्तकला कुटीर उद्योग। मतलब जो मधुबनी हस्तकला है, हैंडीक्राफ्ट है, कुटीर उद्योग, उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना कि कैसे। अभी कहीं भी फ्रेंड्स आप रोड के किनारे जाइएगा तो आपको मधुबनी पेंटिंग देखने को मिलेगा। हर जगह आपको स्टेशन पे या रोड किनारे आपको देखने मिला। तो कैसे उसका विकास हुआ है उसके बारे में आपको चर्चा करना है। इसी में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, कोविड-19 के कारण अन्य राज्यों से बिहार के प्रवासी मजदूरों की वापसी का बिहार की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो कहीं ना कहीं ये तो खराब इम्पैक्ट ही पड़ा, अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे था तो कहीं ना कहीं बिहार के जीडीपी में योगदान देता था। वहीं अगर वो बिहार वापस आ गया तो कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी का शिकार हो। तो मतलब आपको इसमें अच्छाई खराबी सब कुछ इस पर चर्चा करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब तीसरा सेक्शन बात करें जिसमें कि आपको बता दें कि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि इसरो ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि नए अंतरिक्ष युग में कई चुनौतियां और अवसरों का सामना करना पड़ा है जिन्हें इसरो को संबोधित करने की आवश्यकता है। उन पहलुओं पर अपना विचार दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसरो, डीआरडीओ, उसके बाद जितने स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसके बाद कितने आगामी नैनो टेक्नोलॉजी है, तो मतलब आपको इस सब के ऊपर तैयारी करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, नैनो टेक्नोलॉजी का बात किए तो क्वेश्चन भी पूछ लिया कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी 21वीं सदी की प्रमुख तकनीकों में से एक क्यों है? भारत सरकार के मिशन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मुख्य विशेषताओं और देश के विकास की प्रक्रिया में इसके अनुप्रयोगों के दायरे का वर्णन करिए। तो फ्रेंड्स, आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, जब भी आप अगर साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो अगर ये नहीं पढ़े तो बेकार है। मतलब आपको इसका भी प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मशीन मिशन के उद्देश्यों और महत्व पर चर्चा कीजिए और चुनौतीपूर्ण मुद्दों को भी समझिए। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा पूछा गया है। तो इसी प्रकार है साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अब डायनेमिक हो रहा है, तो आपको करंट से भी अपडेट होना पड़ेगा और क्या क्या पहले का है उस पर भी आपको इस पर तैयारी करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के साथ साथ भारत में किसानों की उत्पादकता और आय के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका आकलन करिए। तो ये फ्रेंड्स, आपको जब इंटरव्यू भी देने जाइएगा तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि बिहार और भारत में कैसे बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, तो कैसे जो इकोनॉमी में मतलब किसान लोग कैसे भूमिका अपना अदा कर रहे हैं जीडीपी में, और साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे इसमें आप ठीक कर सकते हैं। जैसे शराबबंदी पे बारे आपको करना पड़ेगा कि शराबबंदी को अगर ठीक करना है तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या आप उस पर मदद ले सकते हैं। अगर आप बांध बनाना है, जो
बारिश का है, अगर आप कहीं पे मुहैया कुछ कराना है तो वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे आप काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन जो सीडीपीओ का क्वेश्चन हुआ जीएस पेपर 2, उससे हम लोग यही समझे कि आपको जो पॉलिटी सेक्शन है उसमें आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मतलब कि ट्रेंडिंग के साथ साथ थोड़ा सा नया अप्रोच भी अपनाना पड़ेगा। दूसरा सेक्शन अगर हम बात करें ज्योग्राफी इकोनॉमी प्लस बिहार स्पेशल का, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा डायनेमिक पोर्शन आपको लेना पड़ेगा। और तीसरा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है उसमें से जो पहले का मतलब प्रीडिक्टेड क्वेश्चन होते हैं उस पर आपको बात करना पड़ेगा, साथ ही साथ करंट से भी अपडेट रहना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।